चलिए ध्यान दिया जाए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, विद्युतीय उपकरण, जिसके अंतर्गत आपको अभी तक बताए थे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है, कैसे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया जाए, कैसे गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद आपको एक टर्म बताए थे क्या, एक टर्म बताए थे आपको क्या, मीटर ब्रिज, है ना, मीटर सेतु कैसे बनाता है, क्या काम करता है, उस पर कुछ सवाल भी करके देखे थे। और आज का जो है ये अंतिम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है आज के लिए, जिसका नाम है विभव मापी। जिसका नाम है क्या, विभव मापी, और इसको बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। अब देखो, ये पोटेंशियोमीटर एक मल्टीपर्पस जो है सो विद्युतीय उपकरण है, जिसका बहुत सारे कामों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ते थे, और मीटर ब्रिज में बस ये जानते थे कि अगर किसी प्रतिरोध का, ठीक ना, अगर किसी रेजिस्टर का हमको प्रतिरोध का मान पता नहीं है, तो उसके मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे, पोटेंशियोमीटर का। ये किस सिद्धांत पर काम करता था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता था, जिसमें हम लोग नल पॉइंट ढूंढते थे। जहां नल पॉइंट होता था उस हिसाब से एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज बनता था जो बैलेंस होता था, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगाते थे, काम हो जाता था। ठीक ना। एक उसी प्रकार का कुछ एक ऐसा ये उपकरण है जिसका नाम है क्या, विभव मापी। लेकिन इसमें और मीटर ब्रिज में बस एक अंतर है क्या, कि मीटर ब्रिज में जो आप तार लेते थे वो तार केवल 1 मीटर का होता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि एक हम लोग बहुत लंबा तार लेंगे, बहुत लंबा मतलब 8 मीटर 10 मीटर का तार लेंगे। आ जाओ, 8 मीटर 10 मीटर का क्या करेंगे, तार लेंगे, और इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे, बन जाएगा अपना क्या, विभव मापी। बस सिंपल सा बात है कि जैसे पहले हम लोग लेते थे ना, पहले हम लोग लेते थे क्या भाई, तो 1 मीटर का एक एलवाई का तार लेते थे। लेकिन अब की बार जो हम लोगों को लेना है, वो अब की बार लेना है वो कुछ मीटर लंबा, ये कुछ मीटर का होगा, 1 मीटर का नहीं होगा। ये 4 मीटर 5 मीटर 8 मीटर 10 मीटर तक का होगा। बात समझ में आ रहा है। इतना लंबा तार लेंगे, और इस तार को हम लोग क्या करेंगे कि एक बैटरी से अगर जोड़ दें, एक बैटरी से अगर हम लोग इसको क्या करें, जोड़ दें, तो एक बैटरी से जब जोड़ देंगे तो ये जो उपकरण बन के तैयार हो जाएगा, ये उपकरण बन के तैयार हो जाएगा अपना क्या, विभव मापी। अब इस विभव मापी में ध्यान रखना है कि इस विभव मापी का बहुत तरह का उपयोग है। जैसे आप लोग पढ़े थे क्या, सेल के लिए, बैटरी के लिए, कि बैटरी का कुछ ना कुछ ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल होता है, बैटरी का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो कैसे हम पता करें कि किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का ईएमएफ कितना है, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। बात समझ में आ रही है। किसी भी दो सेल का ईएमएफ में कौन ज्यादा है कौन कम है, और अगर ज्यादा कम है तो कितना से ज्यादा कम है। इन सारे चीजों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विद्युतीय उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। ये सारी चीजें जो है, ये सारी डिवाइसेस नल पॉइंट मेथड पे काम करता है। नल पॉइंट मेथड का मतलब एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, उसके साथ एक जॉकी फिट करेंगे, और इस वायर पर हम लोग जॉकी स्लाइड कर कर के पता लगाएंगे कि वास्तव में जो है तो कहाँ पर नल पॉइंट है, मतलब कहाँ जॉकी रखने से करंट बह नहीं रहा है। और इस मेथड पर जो भी डिवाइस काम करता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। नहीं तो ये काम करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते थे। लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता था, अपने वास्तविक मान से कम रीडिंग देता था, है कि नहीं। तो जब वास्तविक मान से कम रीडिंग देगा तो वो एक्चुअल रीडिंग नहीं होगा। अब मान लीजिए कि लेबोरेटरी में काम करना है, तो लेबोरेटरी में जब काम करना है तो वहां पे हमको क्या चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। वहां कम ज्यादा रीडिंग होगा तो फिर मेरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, फेल्यूर होगा। इसीलिए जितने भी लैब वर्क्स होते हैं, लैब में हम लोग अगर काम करने जाएं, तो वहां पर हमको अधिक से अधिक एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत होती है। किस चीज के लिए, सेल के ईएमएफ को निकालने के लिए, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करने के लिए एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए ये बड़े बड़े डिवाइस जो हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, इससे पहले मीटर ब्रिज पढ़े थे, काम तो सारा वही है जो वोल्ट मीटर आमीटर कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। तो आपसे अगर कोई आदमी पूछे कि ये विभव मापी क्या है, तो आप कहिएगा कि विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो कुछ मीटर लंबे मिश्र धातु के बने तार, कुछ मीटर लंबे का मतलब 2 4 5 8 10 तक का, ठीक ना,
तार से बने होते हैं। इसके दोनों सिराओं को हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। मान लीजिए कि इस बैटरी का विभवांतर है कितना, V। तो जब इस बैटरी का विभवांतर है भाई साहब V, तो एक टर्मिनल का विभवांतर V होगा और दूसरे का कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है? एक का V होगा और दूसरे का 0 होगा। अब देखो कि इसका जो उपयोग है, बस ये विभव मापी बन के तैयार हो गया। अब इंपॉर्टेंट है क्या, तो इसके उपयोग को समझना। तो इसका मुख्य रूप से हम लोग 3 तरह का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें हम लोग इसका क्या करेंगे, मुख्य रूप से 3 तरह का उपयोग पढ़ेंगे। और इसी उपयोगों में से कोई एक उपयोग आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कैसे करेंगे ये काम। बात समझ में आ रहा है? तो देखो पहला पॉइंट जो होता है, वो पहला पॉइंट होता है क्या, कि किसी अज्ञात सेल का, किसी अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में, ईएमएफ ज्ञात करने में, कि कैसे हम लोग किसी अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करेंगे। सेल हाथ में दे दिया, अब इसका ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। ये हम कैसे पता करेंगे, ये किससे पता करेंगे, पोटेंशियोमीटर से। दूसरा उपयोग है इसका ये कि दो सेलों का ईएमएफ का तुलना करने में, कि अगर हमारे पास 2 सेल दे दिया और हमको कहे कि बताओ कि इस दोनों के ईएमएफ में किसका ज्यादा है किसका कम है, कितने से ज्यादा है कितने से कम है, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, विभव मापी का उपयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो इसमें है, ये तीसरा पॉइंट है क्या, तो तीसरा पॉइंट है क्या, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। आपके सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए भी, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए भी हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, मान ज्ञात करने के लिए भी जो है सो हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज का, विभव मापी का। बात समझ में आ रहा है? देखो कि विभव मापी अगर हम 8-10 मीटर का लंबा तार ले लेंगे तो बहुत बड़ा साइज में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ा साइज में हो जाएगा। इसीलिए किताबों में इसको क्या किया जाता है, इस तार को सोचो कि कुछ ऐसा उपाय लगा दे कि 2-3-4 बार फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो छोटा हो जाएगा तो थोड़ा ढोने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान हो जाएगा। तो इसको किताबों में कैसे बनाया जाता है, किताब में क्या करेगा, इसी तार को 2-3 बार फोल्ड करके दिखाएगा आप। तो 2-3 बार फोल्ड करके, यही चीज है हम लोग सवाल बनाने में हमेशा इसी डायग्राम का यूज करेंगे। लेकिन किताबों में जो ये दिया हुआ होता है वो कैसे दिया होता है, इसको जरा सा ध्यान से देखिए। ये अपने पास मिश्र धातु का एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का तार है। इसी तार को हम लोग क्या करेंगे कि बार बार मोड़ करके छोटा करेंगे। तो बार बार मोड़ करके छोटा करेंगे तो देखो यही तार को क्या करेगा, ऐसे दिखा देगा छोटा सा। अब यहां से क्या किया कि एक धातु का पट्टी लगा दिया, ये क्या किया, धातु का पट्टी इसमें लगा दिया। फिर इसी तार को यहां से घुमा दिया ऐसे, फिर यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा धातु का पट्टी लगा दिया। फिर इसी तार को ऐसे घुमा दिया, फिर यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा धातु का पट्टी लगा दिया। फिर इसी तार को यहाँ पर घुमा दिया, धातु का छोटा सा पट्टी लगा दिया। आप लोग हीटर देखें, कॉइल वाला हीटर, कॉइल वाला हीटर देखे हैं कि नहीं, देखे है ना। तो कॉइल वाले हीटर में क्या होता है, एक बड़ा सा तार होता है स्प्रिंग के जैसे, और उसी तार को ऐसे ऐसे घुमा करके लगा दिया जाता है कि नहीं पूरे कॉइल में। इससे क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, एक जगह हीट जनरेट होता है, ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर इसके बहुत बड़े साइज के कारण जिस तरीके से हम लोग हीटर के कॉइल को मोड़ करके छोटा कर देते हैं, उसी तरह से ये जो 5-10-8 मीटर का लंबा तार है, इस तार को हम लोग क्या करेंगे, 3-4 फेरों में मोड़ देंगे। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है क्या कि इसको बहुत ज्यादा फेरा में नहीं मोड़ना है, 10-20 फेरा में नहीं मोड़ना है। क्यों? कि भाई ये जो तुम धातु का पट्टी लगाए हो, तुम जितना फेरा घुमाओगे पट्टियों की संख्या उतनी बढ़ेगी, और जब ये चालक ही है तो चालक का भी अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो जिस प्रतिरोध के कारण इसमें क्या होगी, एक्यूरेसी तुम्हारी खराब होगी। इसीलिए ये भी सलाह दिया जाता है कि आप इस तार को मोड़िए, लेकिन बहुत ज्यादा मत मोड़िए, 3-4 बार मोड़िए, 2-3 पट्टी लगाइए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 100 बार अगर मोड़ देंगे, सर इतनी को बना देंगे, तो क्या होगा, उतना ज्यादा धातु का पट्टी भी लगेगा और उस पट्टी का प्रतिरोध बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, अपना काम खराब होगा। इसीलिए काम को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3-4 बार मोड़ देंगे तो इसके कंपैरेटिव में ये 4 गुना 5 गुना ज्यादा छोटा साइज का हो जाएगा। तो किताबों में जो इसका डायग्राम बना हुआ होता है, ये किताबों में जो इसका डायग्राम बना होगा, ऐसे देखिए, एक सिरा है ये और एक सिरा है ये,
इसी दोनों सिरों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगा देंगे और ये बन के तैयार हो गया क्या आपका विभव मापी। किताबों में ऐसा डायग्राम होता है। तो आपको ये डायग्राम चाहे इस डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी डायग्राम में क्या किया, ये जो तार आपको दिख रहा है इस तार को हम लोग 3-4 बार मोड़ करके और छोटा कर दिए। क्लियर है बात। अब देखो कि इसमें हमको एक एक करके उपयोग के बारे में सीखना है कि कैसे हम लोग इसमें एक एक उपयोग पर काम करेंगे। मिश्र धातु क्यों लगाते हैं पत्ती में मिश्र धातु। देखो हमको यहाँ का इसका जो है ना, ये पत्ती लगा रहे हैं तो पत्ती का प्रतिरोध जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक ना। मिश्र धातु हम ये वाला तार लगाए हैं, तो मिश्र धातु ये वाला तार लगाए हैं तो देखिए इससे लंबाई तो बढ़ रहा है, तो लंबाई बढ़ रहा है तो हम चाहेंगे कि प्रतिरोध नहीं के बराबर में बढ़े, और प्रतिरोध नहीं के बराबर में बढ़े तो निश्चित रूप से यहाँ पर चालक लगाना होगा, और जितना बेहतर चालक लगाएंगे ये उतना बेहतर काम करेंगे, क्योंकि हम मेजर यहाँ से यहाँ तक का ही लेंथ कर रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो इस बीच में जो ये पत्ती का लंबाई है ये पत्ती का लंबाई ज्यादा हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए जो है सो यहाँ पत्ती हम लोग मेटल का लगाएंगे जिसका प्रतिरोध नहीं के बराबर में होगा। अब देखो कि तुमसे अगर कोई पूछे कि विभव मापी क्या है, कहोगे कि एक विद्युतीय उपकरण है। जिस विद्युतीय उपकरण का उपयोग हम लोग किस किस चीज के लिए करते हैं भाई, तो अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, दो या दो से अधिक भी, ठीक ना, और किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। इसका संरचना क्या है, तो इसका संरचना है क्या कि कुछ मीटर लंबा मिश्र धातु का एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला तार लेंगे, और इस तार से हम लोग क्या करेंगे, दोनों सिरों से एक विभवांतर V का बैटरी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तैयार हो गया अपना क्या, विभव मापी। बस इतना सिंपल सा। अब देखना ध्यान से कि इस विभव मापी में ये विभव मापी तैयार हो गया। अब इस विभव मापी का उपयोग क्या करेंगे, तो एक बात बोले क्या कि किताबों में ऐसा क्यों दिखाया होता है, इसी तार को, जो बड़ा सा तार है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लपेट देते हैं 3-4 पट्टी, क्या होता है साइज में ये छोटा हो जाए। अब देखिए कि इसका एक एक उपयोग, तो अगर इससे आपसे पूछे कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे कि ये भी नल पॉइंट मेथड पे, शून्य बिंदु के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब इसमें भी हम लोग जॉकी को खिसका खिसका करके क्या करेंगे, शून्य बिंदु ढूंढेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे जरा सा ध्यान देना। तो इसमें हम उपयोग में, हम पहले उपयोग की तरफ चलते हैं, और इस पहले उपयोग में तुमको बताते हैं क्या कि पहले उपयोग में हम लोग क्या बताए कि सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में इसका उपयोग कैसे करना है। अब ध्यान दीजिएगा आप, मैं मोड़ करके डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा डायग्राम बनाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि किताबों में यही डायग्राम कैसे दिया हुआ हो। क्लियर है बात। अब देखिए कि एक अपने को क्या करना है भाई, विभव मापी बनाना है। तो एक विभव मापी बनाना है, मान लो कि हम ये कुछ मीटर लंबा तार लिए, और ये कुछ मीटर लंबा जो तार लिए हैं ये एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला है, मिश्र धातु से बना हुआ है। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए कि मिश्र धातु से बना हुआ है, और हम क्या किए भाई, तो इसके दोनों सिराओं को हम क्या किए, तो एक बैटरी से क्या किए, जोड़ दिए। इसके दोनों सिराओं को क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए, जिसका विभवांतर है कितना V, तो एक तरफ 0 और एक तरफ कितना V, एक तरफ 0 मतलब बड़े वाले की तरफ V रखो, छोटे वाले की तरफ 0 रखो। क्लियर है इतनी बातें। अब जिस सेल का आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, जिस सेल का आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, उस सेल को हाथ में उठाइए, और यहां से आप क्या करिए, इस पॉइंट से उस सेल को आप सीरीज में जोड़िए, और सीरीज में जोड़ते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आप जो यहाँ सेल को जोड़ेंगे, उस सेल को जिसका ईएमएफ ज्ञात करना है, उसका भी माइनस पहले रहना चाहिए और प्लस बाद में रहना चाहिए, और इस सेल का कोई ना कोई आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, और यहाँ से आप क्या करिए, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए। बात समझ में आया मैं क्या बोला, कि जिस सेल का तुमको बेटा ईएमएफ ज्ञात करना है, उस सेल को उठाओ, और यहाँ से जिस तरह से यहाँ बैटरी लगा है, पहले माइनस बाद में प्लस, उसी तरह से यहाँ भी पहले माइनस बाद में प्लस करके तुम बैटरी जोड़ दो। मान लो कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, E, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है कितना, R। हमको E का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आया।
मैं क्या बोला कि यहाँ से आप गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए। अब गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से आपको क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से आपको एक तार जोड़ना है और एक जॉकी फिट कर देना। ये जॉकी बन गया कितना, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि इस तार पर इस जॉकी को हम शिफ्ट कर ये स्प्रिंग जैसा लगाए हैं कि खींच के यहाँ से यहाँ तक जा सके, ठीक ना, तार तनाव नहीं आए, तो स्प्रिंग के जैसा रहेगा तो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको इस जॉकी को शिफ्ट करके पता करना है उस बिंदु को जिस बिंदु पर क्या हो कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट बहे नहीं, मतलब नल पॉइंट को ढूंढना है। मान लीजिए कि ये तार जितना बड़ा था उससे हमको यहाँ से ए से लेकर के बी तक में ये तार जितना बड़ा था उसमें हमको L1 लेंथ पे क्या हुआ, L1 लेंथ पे या L लेंथ पे हमको क्या हुआ कि हमको मिल गया क्या चीज भाई, हमको मिल गया क्या चीज, नल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है। मान लिए क्या कि इस ए पॉइंट से लेकर के L दूरी पर जो है सो हमको मिल गया क्या, नल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 0 है तो यहाँ तार से आएंगे इस ए पॉइंट का भी विभव कितना होगा, 0 होगा। और अगर ये भी है तो यहाँ तार से आएंगे तो इस बी पॉइंट का भी विभव कितना होगा, 0। मतलब अच्छा भी होगा, भी से आए हैं तो यहाँ का भी विभवांतर कितना होगा, भी होगा। अब तुम देखो कि ये जो मिश्र धातु का तार तुमको पीले कलर में दिख रहा है, इसके दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर कितना है, इसके दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर कितना है, भी है। क्यों कि एक टर्मिनल का 0 और दूसरे टर्मिनल का कितना, भी। अब जब दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर भी है तो आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा मान लेते हैं कि इसका लंबाई ही L है, इसका लंबाई जो है इस तार का पूरा लंबाई मान लीजिए कितना, L। इस तार का पूरा लंबाई को आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना, कि ये जो है वो L लंबाई का तार है, ये L कुछ मीटर का होगा। और हमको जो नल पॉइंट मिला है वो कितने पे मिला है, x डिस्टेंस। क्लियर है बात है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि अगर L लंबाई का बात करें, अगर L लंबाई का बात करें तो L लंबाई में जो विभवांतर है वो कितना है, भी विभवांतर है। कितना विभवांतर है, ये पूरे तार के लिए विभवांतर कितना है, 0 से भी, यानी कि विभवांतर कितना, भी। तो L लंबाई के लिए जो विभवांतर है वो है कितना, भी। तो एक लंबाई के लिए जो है, एक लंबाई में जो है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V बाई L विभवांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर x लंबाई के लिए हम लोग बात करें तो x लंबाई में जो विभवांतर हो जाएगा वो कितना, V बाई L इंटू एक्स विभवांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या कि इस L लंबाई के तार का विभवांतर कितना है, V, है ना। तो एक लंबाई का कितना हो जाएगा, V बाई L, और x लंबाई का कितना हो जाएगा, V बाई L इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक टर्म आता है, नया टर्म, क्या, एक नया टर्म आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। और इस विभव प्रवणता को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो ये जो विभव प्रवणता होता है, ये विभव प्रवणता क्या कहता है, कहता है क्या कि प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई के मिश्र धातु के लिए, मिश्र धातु के लिए विभव में ह्रास के मान को, विभव में ह्रास के मान को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विभव प्रवणता कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा ध्यान देना कि कह रहा है क्या भाई कि अगर L लंबाई का है, ध्यान देना कि अगर यहां से हम पोटेंशियल V लेकर के चले और V आए तो इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इस तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है मिश्र धातु के तार का, और इस मिश्र धातु के तार में मेरा पोटेंशियल कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और कम होते होते जब हम इस A पॉइंट पर आ गए तो मेरा विभव कितना हो गया, 0। इसका मतलब हम जैसे जैसे इस मिश्र धातु में बढ़ रहे हैं मेरे विभव का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है विभव। तो यही कह रहा है क्या कि प्रति इकाई लंबाई में चलने से विभव का जितना ह्रास होता है उसी ह्रास के मान को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो आप देखिए कि L लंबाई चले, आप B से अगर A तक आएंगे तो कितना लंबाई चलेंगे, L लंबाई।
एल लंबाई में पोटेंशियल का नुकसान कितना हुआ, V का। क्यों, 100 रुपया लेके चले, यहाँ आए 0 बचा, नुकसान कितने का, 100 का। तो V पोटेंशियल लेके चले और यहाँ आए 0 बचा, तो पोटेंशियल का नुकसान कितने का हुआ। तो बेटा अगर L लंबाई में भी विभवांतर का नुकसान होता है तो एक लंबाई में कितने का होगा, V बाय, और इसी एक लंबाई में नुकसान को हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को जो है सो K से डिनोट किया जाता है, और K बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, V बाय एल। K बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, V बाय एल, कि प्रति इकाई लंबाई में कितने विभव का नुकसान हुआ। तो इकाई लंबाई में कितने विभव का नुकसान होगा, V बाय एल का, और इसी V बाय एल को हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। जहां जो आपका K है, जहां K विभव प्रवणता है, यहाँ पर K आपका क्या है, विभव प्रवणता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि विभव प्रवणता सदिश राशि है कि अदिश राशि है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए ऊपर पोटेंशियल है और पोटेंशियल अदिश है, नीचे लंबाई है, लंबाई भी अदिश है, तो अदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा। आपसे पूछ दे कि इसका मात्रक कितना होगा, तो मात्रक ऊपर में विभव है वोल्ट और नीचे में लंबाई है मीटर, तो वोल्ट पर। आपसे इसका बीमा पूछ सकता है तो आप इसका बीमा लिखेंगे। तो ये होमवर्क के लिए यहाँ पर रहेगा कि K का मात्रक आप लोग लिखेंगे और K का बीमा भी आप लोग लिख करके आएंगे, कॉपी में अपना ऐड करेंगे। ठीक है बात। अब देखिए कि यहाँ से क्या बोला कि विभव प्रवणता क्या होता है भाई, तो प्रति इकाई लंबाई में, ध्यान देना कि प्रति इकाई लंबाई में जितने विभव का ह्रास हुआ है, तो L लंबाई में कितने विभव का ह्रास हुआ है, V से 0 हो गया तो V का ह्रास हुआ, तो एक लंबाई में कितने का ह्रास होगा, V बाई एल इंटू, क्लियर है बात, इतने का। अब देखो कि जब इतने का ह्रास हो रहा है तो x लंबाई में कितना होगा, V बाई एल इंटू एक्स का, और इसी को जो है सो शॉर्ट में KX भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। क्यों कि V बाई एल को K लिखेंगे और इसी को KX लिखेंगे, क्लियर है बात। अब देखिए कि यहाँ पर सर काम के बात पर आइए, काम के बात पर आकर के ये पता करिए कि इस सेल का सर EMF कैसे निकाला जाएगा। तुम ध्यान देना कि हम यहाँ पर जॉकी रखे हैं और यहाँ पर हमको जो है सो नल पॉइंट मिल चुका है। नल पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर कोई करंट बह नहीं रहा है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से जब कोई करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब ये होता है क्या कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 पोटेंशियल होगा। लेकिन ध्यान देना इस बीच में क्या है, एक सेल है, इस बीच में एक क्या है, सेल है। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से 0 पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल लेकर के यहाँ से करंट नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ से सेल का नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में आ रहा है, तो नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में आ रहा है। हम ए से जैसे ही जाएंगे तो यहाँ तक 0 आए हैं, यहाँ से प्लस ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और फिर हम यहाँ से जाएंगे तार से होकर के, तो यहाँ तक का जो EMF हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये देखो कि ये सेल का करंट जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से प्रतिरोध है इस बीच में कि ये इसको क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। इसका मतलब यहाँ का 0 है, यहाँ से 0 जाते जाते यहाँ पर प्लस ई मिला और ये प्लस ई यहाँ पर ई। अब ध्यान देना, कहोगे कि सर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, नहीं भाई, इधर से करंट नहीं जा रहा है, इधर से तो करंट जा ही रहा है, इधर से तो करंट बह ही रहा है, इस तार से करंट बह रहा है। क्यों कि यहाँ से अगर कोई करंट आएगा तो यहाँ से कोई करंट आएगा इधर, इस तार से यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा। अब जब नीचे नहीं जाएगा तो अपना काम हो गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक x लंबाई हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप ये बात जान रहे हैं क्या कि अगर देखिए कि यहाँ से होकर के EMF है E, यहाँ से होकर के EMF है कितना E, और यहाँ इस दोनों के बीच का, अगर इस पॉइंट का नाम मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं कितना, इस पॉइंट का नाम हम लोग मानते हैं A और इस पॉइंट का नाम B माने हैं, और इस पॉइंट का नाम जहां पर हम लोगों ने जॉकी रखा है इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग P मान लें, तो आप कहिएगा कि A और P पॉइंट के बीच में ये वाला सिस्टम भी लगा हुआ है और A और P पॉइंट के बीच में ये वाला तार भी है। मतलब दो एक जैसे बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होना चाहिए। दो एक जैसे, मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, वहां पंखा है, तुम ऐसे करके आओ तो भी इस दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर, और तुम सीधे जाओ तो भी इस दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। विभवांतर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इस दोनों पॉइंट के बीच में, A और P पॉइंट के बीच में
जो विभवांतर है वो कितने का है, ई और 0, ई माइनस 0 का। लेकिन जब आप ऐसे आ रहे हैं तो इस तार का एक्स लंबाई के लिए जो आपका विभवांतर है वो कितना है, वी बाई एल इंटू एक्स का। तो देखिए अगर इस तार के लिए आप बात करेंगे, तो इस तार के लिए अगर आप बात करेंगे तो वी ए पी जो हो जाएगा वो इस ई एम एफ ई माइनस 0 ई के बराबर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि एक्स लंबाई के तार के लिए, एक्स लंबाई के तार के लिए, तार के लिए जो विभवांतर है आपका, जो विभवांतर है आपका वो कितना है विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, जो विभवांतर है आपका वो है वी ए पी, और जो किसके बराबर में है, ई माइनस 0 के बराबर में। ध्यान दीजिएगा कि एक्स लंबाई के तार के लिए जो ए और पी के बीच का विभवांतर है वो कितना होगा, ई माइनस 0। 100 लेके चले, यहाँ आते आते 30 हो गया और यहाँ आते आते 0 हो गए, तो इस दोनों के बीच का विभवांतर कितने का, 30 का। तो यहाँ पर ईएमएफ है ई और यहाँ पर ईएमएफ है कितना, तो इस दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो गया। लेकिन देखो कि एक्स लंबाई में जो विभवांतर है वो हमको पता है कितना, वी बाई एल इंटू एक्स। इसका मतलब ये जो वी ए पी हो जाएगा, इसका मतलब ये जो वी ए पी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी बाई एल इंटू एक्स बराबर एप्सिलॉन के बराबर में हो जाएगा। एल पता चलेगा कि नल पॉइंट हमको कितना बड़ा तार है, भी हम कितना बड़ा बैटरी लगाए हैं ये भी हमको पता रहेगा, और एक्स कितने दूर पर जाकर के जो है तो हमको नल पॉइंट मिला है ये भी पता रहेगा। अगर इतना बात पता चल जाएगा तो सेल का ईएमएफ कितना है ये भी पता चल जाएगा। तुम कहोगे यहाँ पर क्या कि सर आप यहाँ पर प्लस ई तो ले लिए, लेकिन रेजिस्टेंस से होकर के भी तो जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस से होकर के जब जा रहे हैं तो सर यहाँ पे भी पोटेंशियल का लॉस या गेन तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन भाई लॉस या गेन तब होगा जब इधर से कोई करंट बहेगा, इधर से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, नल पॉइंट ना ढूंढे हैं, कोई करंट इधर से जा रहा है क्या। जब रेजिस्टर से होकर के करंट ही नहीं जाएगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब रहेगा यहाँ पर, नहीं रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर किसी भी पोटेंशियल का लॉस या गेन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर किसी भी विभवांतर का गेन या लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब तक धारा नहीं गुजरेगी तब तक लॉस या गेन का कोई सवाल उठता ही नहीं है। क्लियर है बातें। अब देखिए, हाँ बोलो। ये बड़ा सा बैटरी लगाए हैं, बड़ा सा बैटरी हम बाहर से लगाए हैं, हमको पता है कि कितने वोल्ट का लगाए हैं। इधर से धारा निकलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, इससे हमको कोई धारा बहाना नहीं है, क्यों कि हमको ढूंढ लेना है नल पॉइंट कहाँ पर है। तो हम लोग मान लिए क्या कि यहाँ से x दूरी पर नल पॉइंट मिल गया। अब ये हमको पता रहेगा कि यहाँ पर हम कितना, ये मेरा विभव मापी यंत्र है और मेरे यंत्र में कितने वोल्ट का बैटरी लगा है ये हमको पता रहेगा। बात है, तो भी हमको पता है, x हमको पता है, इस तार का पूरा लंबाई कितना है ये L भी हमको पता है। तो बताइए कि यहाँ से EMF V बाई एल इंटू एक्स पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। हाँ अरे भैया, ये वाला अपना बाहर का है काम का चीज, ध्यान देना कि धारा इधर से आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक धारा आएगा। ये मेरा नल पॉइंट है। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित, तो जब धारा इधर नहीं आएगा दोस्त तो सारा का सारा धारा कैसे चला जाएगा, सीधे ऐसे आएगा और फिर ऐसे करके इस सेल में पहुंच जाएगा, सेवा समाप्त। लेकिन अगर इधर कहीं रखेंगे, नल पॉइंट पे नहीं रहेगा, तो कुछ धारा गैल्वेनोमीटर से भी आएगा और कुछ धारा इधर भी आएगा, फिर दोनों यहाँ पर मिल करके बैटरी में चला जाएगा। तो नल पॉइंट ढूंढने का मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको किसी भी सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा, जहां पर भी आपको क्या है, भी जो है वो क्या है, विभव मापी में, विभव मापी में जो है, तो विभव मापी में संयोजित, विभव मापी में जो आपने सेल लगाया है, संयोजित सेल का विभवांतर, संयोजित सेल का क्या है, विभवांतर है जो हमने लगाया है। आपका जो L है, ये L क्या है, तो L जो है वो है विभव मापी के तार की लंबाई। क्या है, तार की लंबाई है। ये भी आपको पता रहेगा कि हम 8 मीटर का तार लिए हैं कि 10 मीटर का तार लिए हैं।
और तीसरा पॉइंट ये x जो है, x है क्या, a 0 से नल पॉइंट, a 0 से नल पॉइंट की दूरी, नल पॉइंट की दूरी कितनी है जीरो विभवांतर से, ये तीनों चीज हमको पता है, तो सेल का ईएमएफ पता नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा। नल पॉइंट मेथड पे एक्यूरेट वैल्यू का पता चलेगा कि सेल का एग्जैक्ट ईएमएफ कितना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना कि लोग कैलकुलेट करते समय इस आर के कारण भी कह देंगे कि करंट इधर की तरफ जाएगा पॉजिटिव से और हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ई माइनस आई आर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा भाई? क्यों कि नल पॉइंट है, इधर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये प्रतिरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कि इसी सिद्धांत पर इसका दूसरा उपयोग जो है, दो सेलों का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, कि दो सेलों का ईएमएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो था क्या कि अभी एक सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। अब अगर आपको दो सेल दे दे और कहे कि बताओ कि इस दोनों सेलों के ईएमएफ में तुलना करो, कौन ज्यादा है कौन कम है। बात समझ में आ रही है? कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो कैसे तुलना करेंगे ये ध्यान देना, कैसे तुलना करेंगे ये ध्यान देना। फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक विभव मापी बना रहे हैं। फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक विभव मापी बना रहे हैं। ये विभव मापी देखो कि कुछ ऐसा है, ये कुछ मीटर लंबा तार है, और इस कुछ मीटर लंबे तार से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। इस कुछ लंबे मीटर के तार से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। इस बैटरी का कहानी है कुछ ऐसा। ये बैटरी हम लोग क्या करेंगे कि अधिक बड़ा रखेंगे। ये बैटरी हम लोग क्या करेंगे, अधिक बड़ा रखेंगे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ का 0 और यहाँ का क्या भी। इसमें ये चीज का कंपेयर करते टाइम या विभवांतर निकालते समय दो चीजों का हमको अवश्य ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहला तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ जिस पोल में बैटरी रहेगा उसी पोल में हमको यहाँ भी बैटरी कनेक्ट करना है। और दूसरी बात ये कि इस बैटरी से हमेशा इसका ईएमएफ क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। अगर अधिक रहेगा तो क्या होगा, अधिक रहेगा तो सेल ये प्रभावी रहेगा कि ये प्रभावी रहेगा, नीचे वाला प्रभावी रहेगा, तो धारा इससे निकलने लगेगा। तुम इस तार पर ढूंढते रह जाओगे, कहीं पर नल पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा क्या करना है, ऊपर वाला बैटरी प्रभावी बैटरी रखना है, बड़ा बैटरी रखना है, और इसको छोटा रहना चाहिए उससे, तभी पता चल पाएगा। और दूसरा बात क्या कि ये नल पॉइंट में इसका जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी इसका भी रहना चाहिए। मतलब ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव में है तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में रहना चाहिए। अगर उल्टा होगा तो क्या होगा, अगर उल्टा होगा तो तुम देखो कि इस दोनों में अगर हम सीरीज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये माइनस से ऐसे आएगा और इसके प्लस से हो करके धारा और ऐड हो करके इसमें मिल जाएगा, दोनों एक साथ काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोनों अगर अपोजिट सीन में लगा हुआ है, माइनस से माइनस जोड़ दिए, प्लस से प्लस जोड़ दिए, तो अपोजिट सीन में लगा हुआ है तो क्या होगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जहां पर नल पॉइंट मिलेगा। अगर उल्टा जोड़ देंगे तो फिर कहीं पर आपको नल पॉइंट मिलेगा नहीं। इसीलिए दो चीजों का सख्तता से ध्यान रखना है, क्या कि पोलैरिटी सेम, और इस वाले विभवांतर से हमेशा इस सेल का ईएमएफ क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि इसी में आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे क्या कि हमको दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करना है। ये है अपना विभव मापी तैयार। इस विभव मापी में जो तार की लंबाई है वो तार की लंबाई कुछ भी है, ठीक ना, इस तार की लंबाई कुछ भी है, कितनी, एल। बात समझ में आ रहा है, एल लंबाई है। अब देखो कि इसमें हम यहाँ से अगर हम विभवांतर का बात करें तो इस ए पॉइंट का विभवांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस बी पॉइंट का विभवांतर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो कि जिस दो सेल का आपको ईएमएफ कंपेयर करना है, तुलना करना है, उस दो सेल को आप क्या करिए कि यहां से लगाइए कुछ इस तरह से, यहां से लगाइए कुछ इस तरीके से। देखिए नेगेटिव पहले है, तो पहला सेल हम लगाए जिसका नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, मान लीजिए कि इसका ईएमएफ है E1, और इसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, R1। पहला सेल लग गया, और इसी के समानांतर क्रम में दूसरा सेल भी लगा दीजिए जिसका ईएमएफ है कितना, E2, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, R2। इस दोनों के टर्मिनल पे क्या करिए, एक स्विच लगा दीजिए। इस दोनों के टर्मिनल पे क्या करिए, एक स्विच लगा दीजिए। इसका नाम रख लीजिए की 1 और इसका नाम रख लीजिए क्या, की
2। अब यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर लगाइए और फिर यहाँ से क्या करिए, जॉकी लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या करिए, जॉकी लगा दीजिए। अब देखिए कि अगर हम इस कहानी में क्या करें, कि अगर हम क्या करें कि स्विच जो है अपना पहला, कि यदि पहले इसका हेडिंग लिख लेते हैं, है ना, कि दो सेलों का विभवांतर का तुलना करने में, जो दूसरा पॉइंट है क्या है, दो सेलों का ईएमएफ का तुलना करने में, का तुलना करने में, ध्यान दीजिएगा कि कैसे दो सेल के ईएमएफ को तुलना करना। हम क्या करेंगे कि यदि यदि K1 को ऑन किया जाए, ऑन किया जाए तथा तथा K2 ऑफ रहे, तथा K2 ऑफ रहे। ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, स्विच K1 को ऑन कर रहे हैं और स्विच K2 ऑफ रहेगा। तो ऑन करेंगे अगर K1 को, तो मान लो कि K1 को ऑन कर दिया, ऐसे K1 ऑन हो गया। अब तुम देखना कि K2 ऑफ है, मतलब ये नीचे वाले सर्किट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इस नीचे वाले का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इस स्विच को ऑन करेंगे तब ना ये बैटरी काम करना शुरू करेगा। अभी ये ऑफ है तो ये बैटरी काम, ये वाला ऑन है तो ये बैटरी काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, तो ये नीचे वाला चीज अगर मिटा देंगे तो ये ऊपर वाली पूरी कहानी पिछले कहानी के जैसे है कि नहीं है, है? तो मान लीजिए कि यदि यदि नल पॉइंट जो है, तो यदि यदि नल पॉइंट यदि नल पॉइंट L1 दूरी पर मिलती है, L1 दूरी पर मिलती है, यदि नल पॉइंट L1 दूरी पर मिले, कहां पर, यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है वो है कितना, L1। बात समझ में आ रहा है? तो पिछले वाले कहानी से देखो कि अगर हमको x दूरी पर नल पॉइंट मिलता था, ध्यान देना, अगर हमको x दूरी पर नल पॉइंट मिलता था तो हम लोग की, अरे यार पेज उल्टा पुल्टा हो गया क्या, चलो अब ठीक है। देखो कि यदि नल पॉइंट L दूरी x दूरी पर मिलता था तो कितना लिखते थे, V/L इंटू एक्स ईएमएफ को लिखते थे कि नहीं। अब देखिए कि यदि हमको L1 दूरी पर मिला है तो सेल है कैसा, E1 ईएमएफ का। तो E1 बराबर जो मिलेंगे, तो जो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर ध्यान देना कितना लिखते थे, V/L। तो भाई साहब ठीक है, विभवांतर है V, लंबाई अभी भी है L, कितना लिखेंगे, V/L इंटू एक्स लिखते थे। तो x क्या था, नल पॉइंट की दूरी। यहां पर जो है हमारे नल पॉइंट की दूरी कितनी है, L1, तो V/L इंटू कितना लिखेंगे, L1 लिखेंगे। इसको बोल दो क्या, इसको बोल दो समीकरण। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कि दूसरे स्थिति में अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दूसरे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि यदि यदि K1 ऑफ रहे, यदि K1 ऑफ रहे तथा K2 ऑन रहे, तथा K2 ऑन रहे। बात समझ में आ रहा है? अब की बार क्या करें कि इस स्विच को हम लोग ऑफ कर दिए, तो इस स्विच को अगर आप ऑफ करिएगा और इस स्विच को ऑन करिएगा तो कहानी कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, है ना। अब देखिए कि ऊपर वाला जो सेल है E1 ये काम नहीं कर रहा है और नीचे वाला E2 क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब देखो कि अगर ऑन करेंगे, ये कहानी करेंगे, और मान लीजिए कि यदि यदि नल पॉइंट जो है, यदि नल पॉइंट L2 दूरी पर मिले, L2 दूरी पर मिले, अगर नल पॉइंट जो है आपका वो कहां पर रहे, यहां से L2 दूरी पर, मतलब पहले था L1 पे और अब जो ये नल पॉइंट की दूरी है, ये नल पॉइंट की दूरी अब कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है वो कितनी, L2। बात समझ में आ रहा है? इसको हम क्या किए, उठा करके पहुंचा दिए यहां पर। दूसरा सेल लगेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि नल पॉइंट भी बदलेगा, दूसरा सेल लगेगा तो नल पॉइंट भी क्या होगा, बदलेगा। तो E1 के लिए नल पॉइंट यहां पर था, पहला नल पॉइंट, और E2 के लिए जो है सो दूसरा नल पॉइंट कहां पे, यहां पे। और इसकी दूरी मान लिए कितना है कि L2 पर नल पॉइंट मिला। तो जब L2 पर दोस्त नल पॉइंट मिला तो फिर से देखो कि ईएमएफ जो हम लोग लिखेंगे, जो ईएमएफ हम लोग लिखेंगे वो E2 बराबर
V बाई एल के जगह तो V बाई एल ही रहेगा, क्योंकि वही वाला पोटेंशियल मीटर है, ये कहीं बदलता नहीं है, इसीलिए इसके लिए एक नया टर्म ला दिया, क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ठीक है, अब नल पॉइंट इसमें L1 पे मिला था, तो L1 यहाँ पे कितने पे मिला है? L2 पे, तो ये कितना रहेगा? L2, और इसको आप लोग क्या बोल दीजिए? इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। ठीक ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग करने पर, जब आप भाग करिएगा तो भाग करने पर क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, E1 बराबर जो है आपका वो कितना है? V बाई एल इंटू L1, और दूसरा समीकरण जो है E2 बराबर वो है कितना? V बाई एल इंटू L2। दोनों को भाग करेंगे तो इधर भी भाग होगा, इधर भी भाग होगा। ध्यान देना कि इधर वाला जो टर्म है V बाई एल और इधर वाला जो टर्म है V बाई एल कट जाएगा, बचेगा कितना? E1 बाई E2 बराबर L1 बटा कितना? L2। अब ध्यान देना यहाँ से कि अगर हमको E1 निकालना है तो L1 बटा L2 इंटू कितना हो जाएगा? E2। अब ध्यान दो कि अगर L2 बड़ा रहा तो E2 छोटा हो जाएगा, और अगर ये छोटा रहा तो ये क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से E1 और E2 में क्या संबंध है जो हमको निकल जाएगा। L1 बाई L2 कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। और उसी हिसाब से जो है तो हम लोग क्या करेंगे कि दो सेल का EMF कंपेयर कर लेंगे कि किस रेशियो में होगा, और उसी रेशियो में हम इसका विभवांतर क्या करेंगे? निकाल लेंगे, या EMF क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो ये दोनों एक ही जैसा चीज है। बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि देखो इसी सब डायग्राम को, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, इसी सब डायग्राम को किताबों में कैसे बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा कि इसी सब डायग्राम को अगर आपको किताबों में बनाना है तो ध्यान दीजिएगा कि इसी तार को, मैं क्या बोला कि इसी तार को ये लोग क्या करता है? मोड़ देता है। इसी तार को ये लोग क्या करेगा? मोड़ देगा, छोटा छोटा पत्ती लगा करके। यहाँ पर क्या किया? बैटरी लगा दिया, बड़ा सा विभवांतर कितने का? V का। हम लोग किसी एक सिरे से जोड़ते थे, एक सिरे से। तो देखो जो तुम्हारा A पॉइंट था वो ये पॉइंट, और जो तुम्हारा B पॉइंट था ये तुम्हारा क्या? ये पॉइंट। ध्यान से देखना डायग्राम में, जो A पॉइंट है ये वाला A पॉइंट, और B पॉइंट है वो वाला B पॉइंट। A का विभवांतर कितना? 0, और B का विभवांतर कितना? V। तो देखो जब A का विभवांतर लगाओगे तो A का विभवांतर है कितना? 0, और V का विभवांतर है कितना? V। अब देखो कि 0 वाले से तुम जोड़े हो, 0 वाले से तुम जोड़े हो, तो 0 वाले से देखो यहाँ ये सेल उल्टा लग गया, इस सेल को सीधा कर लेते हैं। ठीक ना, ऐसे अच्छा लगेगा। अब ठीक है, देखो कि अब 0 वाले से तुम जोड़े हो, तो 0 वाले से क्या करो? EMF E को उसी तरीके से कनेक्ट करो जिस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्ट है माइनस प्लस, तो यहाँ भी कैसा? माइनस प्लस। माइनस प्लस से कनेक्ट किए, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ से क्या किए? इसके साथ गैल्वेनोमीटर फिट किए, और ये गैल्वेनोमीटर के साथ लग गया क्या? जॉकी। बात समझ में आया? तो यही डायग्राम किताबों में। अब इसमें कहीं पर मिले, इसमें कहीं पर मिले, इसमें कहीं पर मिले, जहां पर नल पॉइंट मिलेगा वहां पर जॉकी रखेंगे। तो किताबों में यही डायग्राम ऐसे बनाया हुआ होता है। जो दूसरा अभी वाला डायग्राम था, इसी के साथ पैरेलल में तुम्हारा दूसरा स्विच लगा हुआ था E2 वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 वाला, इसके साथ भी गैल्वेनोमीटर लगा, और मान लो कि इसका जॉकी ये दूसरा पॉइंट मिल गया J1 J2, काम हो गया। ठीक है, तो ये कहानी होती है क्या? किताबों की। हाँ, ठीक ना? हाँ, नहीं, डायरेक्ट मोड़ने से क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाता है जहाँ पे मुड़ता है वहाँ पे। ठीक ना, देखे है ना कभी रॉड को मोड़े है ना? तो रॉड को मोड़िएगा तो देखिएगा जहाँ से मुड़ेगा वहाँ पर पतला हो जाएगा। अपना पेन मोड़ के देखिए ना, देखिए जहाँ से मुड़ेगा वहाँ पर पतला हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा रहना चाहिए? एक जैसा। तो देखो दो उपयोग हम आज तुमको करवा दिए, क्या क्या करने के लिए? दो उपयोग करवा दिए, क्या क्या करने के लिए? तो एक सेल का EMF कैसे निकाला जाए, और एक सेल का जो है तो दो सेल का EMF कंपेयर कैसे किया जाए, ये दोनों चीज आप निकाल लीजिएगा। बहुत आसान चीज है ये। ठीक ना, अब इसमें एक चीज और रह गया, क्या? कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। किताब में जाइएगा, पढ़िएगा, समझ में आ जाए ऐसे ही करना है, बिल्कुल एकदम आसान से। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, हम पढ़ा देंगे। ठीक ना, विभव मापी का, विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग, सुन, अंतिम में बोल ही तो रहे हैं, लिख लेना।
विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग अज्ञात सेलों का ईएमएफ ज्ञात करने में, दो सेलों का ईएमएफ का तुलना करने में, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। कोई परिभाषा नहीं है, समझे? चलिए